झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के शुरू होने से पहले बैठकों का दौर शुरू हो गया है, जहां झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर एक तरफ बैठक चल रही है जिसकी अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष कर रहे हैं, जिसमें विधानसभा की सुरक्षा को लेकर समीक्षा की जा रही है। साथ ही इसके बाद शाम 4 बजे सीएम आवास में सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक होने वाली है, जिसमें शीतकालीन सत्र को लेकर रणनीति बनेगी, जिसमें कांग्रेस और जेएमएम के विधायक इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं दूसरी ओर शाम 7 बजे बीजेपी विधायक दल की एक बैठक होने वाली है और जिसमें सरकार को घेरने पर रणनीति बनेगी। और इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए रांची से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अभिषेक भारती। अभिषेक, जिस तरीके से शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है उससे पहले यह बैठकों का दौर शुरू हो गया है, कहीं ना कहीं यह शीतकालीन सत्र काफी अहम होने वाला है इस बार। देखिए अनिकेत, शीतकालीन सत्र तो अहम होना ही है, तय है, लेकिन शीतकालीन सत्र अहम से ज्यादा इस बार गर्म रहने वाला है। गर्म कैसे रहने वाला है मैं आपको समझाता हूं। 15 तारीख से शीतकालीन सत्र का शुरुआत होने वाली, आहूत होने वाला 15 तारीख से। 15 तारीख को ही राज्य भर के छात्र, उनको झारखंड बुलाया गया है। छात्रों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में मैं था। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा स्थगित होने और नई तारीख आने के बाद अब छात्रों के भविष्य को लेकर के राज्य भर से छात्र एक दूसरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं कि 15 तारीख को उनको रांची पहुंचना है। धीरज साहू के यहां फिलहाल कई ठिकानों पर छापा खत्म हो चुका है, कई ठिकानों पर छापा अभी जारी है। जैसे लोहरदगा के ठिकानों पर कल जमीन के अंदर जांच हो रही थी जियो टैगिंग मशीन से कि भाई जमीन के अंदर तो पैसे नहीं छिपा के रखे गए। तो इन सब मुद्दों को लेकर के, रोजगार के मुद्दे को लेकर के बीजेपी जो है वो सरकार पर हमला करने वाली है, एकदम हमलावर रहने वाली है। वहीं सरकार भी माकूल रूप से बीजेपी को जवाब देने की तैयारी में। तो भाई इन सब के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखिए विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक बैठक चल रही है। अभी जैसा कि हमने देखा कि दिल्ली में संसद की सुरक्षा को लेकर के संसद स्थगित कर दी गई, विपक्ष हंगामा कर रहा था। उसी तरीके से विधानसभा अध्यक्ष रांची में समीक्षा कर रहे हैं कि झारखंड विधानसभा की सुरक्षा की क्या व्यवस्था है। अगर राज्य भर के 10,000 20,000 छात्र रांची पहुंचते हैं, वो विधानसभा का घेराव करने की अगर कोशिश करते हैं, उनमें से 5-10 छात्र अगर विधानसभा के अंदर कुछ नाम बदल करके, वेश बदल करके, पास लेकर के घुसने की कोशिश करेंगे, तो हमारे पास क्या व्यवस्था है कि ऐसे छात्रों को रोका जाए। क्योंकि कल हमने देखा कि बाकायदा जो संसद के अंदर जो लोग घुसे थे पास लेकर के आए थे, एक सांसद ने उनके लिए पास दिलवाया था, जिसके बाद सारे पासेस को खारिज कर दिया गया है। तो झारखंड विधानसभा में भी ऐसे पास होते हैं। जैसा कि हमने देखा था अतीक अहमद के केस में कि पत्रकार बन के हमलावर आए थे, तो पत्रकार तो विधानसभा में भी पहुंचते हैं। विधानसभा के पत्रकार गैलरी में पत्रकारों को यह कवर करना बेहद जरूरी है। तो भाई सरकार, प्रशासन, सुरक्षा समितियां कैसे डिस्क्रिमिनेट करेंगी, अंतर कैसे डिसाइड करेगी कि वो जो वहां पर मौजूद हैं वो पत्रकार हैं या पत्रकार नहीं है। सुरक्षा में जो लोग मौजूद रहते हैं, कैसे डिसाइड होगा कि वो लोग सुरक्षा में ही हैं या कोई बाहरी लोग हैं। तो इन सुरक्षात्मक पहलुओं को लेकर के विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो बहुत सीरियस हैं। इसी को लेकर के वो फीडबैक ले रहे हैं। वो बैठक अभी चल रही है, उसमें विधानसभा के तमाम अधिकारी मौजूद हैं। इसके बाद फिर एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है जो कि विधानसभा का सत्र आयोजित होने से पहले होती है। इसमें नेता प्रतिपक्ष को बुलाया जाता है, इसमें मुख्यमंत्री जो है नेता जो है आलमगीर आलम को बुलाया जाता है जो कि संसदीय दल के नेता हैं। इन तमाम लोगों को बुलाया जाता है, विधानसभा के अधिकारी मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो मुख्य सचेतक होते हैं उनको बुलाया जाता है और ये तमाम लोग बैठ करके सर्वदलीय बैठक होती है, जिसमें जो सत्र होता है इस सत्र को सुचारू ढंग से चलाने को लेकर के विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से अपील की जाती है और विधानसभा अध्यक्ष सारी चीजों को समझाते हैं। इसके बाद फिर आज 4 बजे मुख्यमंत्री आवास में बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में भी
सत्ता पक्ष के तमाम विधायकों को बुलाया गया है। जेएमएम और कांग्रेस के विधायक मौजूद रहेंगे। जहां रणनीति बनेगी कि बीजेपी जिन मुद्दों को लेकर के हमलावर रहने वाली है, उन मुद्दों का जवाब किस तरीके से दिया जाएगा, कौन कौन से सवाल सदन में उठ सकते हैं, उनके जवाब सरकार कैसे देगी, सरकार की तरफ से अटैकिंग मोड रहेगा या डिफेंसिव मोड में रहेगी सरकार, कौन अटैक करेगा, कैसे अटैक करेगा, ये तमाम पॉइंट्स होंगे। शाम 7 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है बीजेपी कार्यालय में, जिसकी अध्यक्षता बाबूलाल मरांडी जो हैं वो करेंगे। बीजेपी विधायक दल के नेता है बाबूलाल मरांडी। नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी पहली बार नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद सदन में शिरकत करेंगे। इससे पहले सिर्फ एक विधायक के तर्ज पे वो शिरकत करते थे, तो इस बार नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में अमर बाउरी किस भूमिका में रहेंगे, क्या भूमिका निभाएंगे, कैसे वो लीड करेंगे, बीजेपी विधायक दल के नेता के तर्ज पर बाबूलाल मरांडी की क्या भूमिका रहेगी, वो कैसे बढ़ेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स है जो बीजेपी चर्चा करेगी। किन किन मुद्दों को लेकर के बीजेपी को हमलावर होना है, किन किन सवालों को कैसे पकड़ना है। सदन के बाहर हमने देखा कि पिछले बार तक नेता प्रतिपक्ष को लेकर के बीजेपी हमलावर रही थी, इस बार वो मुद्दा खत्म हो गया है। तो अब कौन कौन सा मुद्दा, जैसे रोजगार का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है धीरज साहू के यहाँ ईडी के छापे, आईटी के छापे का, ईडी द्वारा सीएम को समन देने के बाद सीएम के नहीं जाने का, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको लेकर के बीजेपी जो है वो हमलावर रहने वाली अंदाजा लगाया जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि एक बार फिर से सदन में सरकार जो है वो 1932 का जो विधेयक है वो फिर से लेकर के आएगी कुछ संशोधनों के बाद, जिन संशोधनों को राज्यपाल, जब पूर्व राज्यपाल रमेश बैस देकर के गए थे, उन संशोधनों के बाद तो क्या सरकार फिर से वो 1932 का विधेयक लेके आती है? अगर लेके आती है तो उसमें बीजेपी की भूमिका क्या रहेगी? क्योंकि बीजेपी ऐसे मुद्दों में फंस जाती है कि भाई उसका समर्थन करती है, तो उसके कई विधायक है जो कि पहले मुखर होकर इसका विरोध करते थे, तो उनको कैसे सामने रखेगी? तो ये बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं निकेत, जो कि अभी आज शाम तक बीजेपी विधायक और एक बात भी निकलकर सामने आ रही है, यहां पर बीजेपी आरोप पत्र भी लाने की बात कर रही है। जेएमएम के खिलाफ 4 साल पूरे हो गए हैं, जेएमएम को इसको लेकर के एक समिति भी बनाई गई है बीजेपी की तरफ से। देखिए अनिकेत, ये जेएमएम की बात नहीं, ये सरकार की बात है। मैं आपको बता रहा हूं कि 28 दिसंबर को सरकार के 4 साल पूरे हो रहे। 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सरकार की तरफ से अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाता है, हर जगह पेश किया जाता है, पेश करेगी सरकार भी, पेश करेगी, कुछ कार्यक्रमों का आयोजन भी करेगी। तो बीजेपी ने बाकायदा एक आरोप पत्र बनाने का प्लान किया है। इसके लिए एक समिति बनाई गई है। पूर्व आईपीएस अरुण उरांव जो कि बीजेपी के नेता हैं, उनकी वो इस समिति की अध्यक्षता करेंगे, उनको संयोजक बनाया गया है। 5 लोगों की ये समिति होगी। ये आरोप पत्र में पॉइंट वाइज सरकार कहां कहां फेल हुई है, सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर क्या क्या आरोप लगे हैं, कौन कौन से भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, कहां कहां पर सरकार का फेलियर हुआ है, इन तमाम पॉइंट्स को इसमें शामिल करने की प्लानिंग की गई है। और बीजेपी बड़े पैमाने पर उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्लानिंग ये भी है कि सिर्फ रांची में नहीं, हर जिले में बीजेपी के नेता उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की नाकामियों को गिनाएंगे, सरकार की खामियों को गिनाएंगे और सरकार पर हमला बोलेंगे। ये इसका विधानसभा सत्र से कुछ लेना देना नहीं है, ये सरकार के 4 साल पूरे होने पर है। इसको अंतर को इसको समझना जरूरी है। जी अनिकेत, तो जिस तरीके से आपने बताया कि कौन डिफेंड कर रहा है, कौन अटैक कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से जो मुद्दे सामने आ रहे हैं, इस पे साफ तौर पर दिख रहा है कि विधान जो शीतकालीन सत्र होने वाला है, इसमें बीजेपी अटैक करने वाली है, और जिस तरीके से सरकार वो कैसे इसको डिफेंड करने वाली है, क्योंकि कई मुद्दे हैं बीजेपी के पास। बिल्कुल सही बात बोला अनिकेत आपने। देखिए, अटैक और डिफेंस का खेल तो होगा ही। शीतकालीन सत्र है, लेकिन शीतकालीन सत्र में ये जो विधानसभा का भवन है वो बोरसी में तब्दील रहेगा। बोरसी में कैसे तब्दील रहेगा कि सदन के बाहर से लेकर सदन के अंदर तक हंगामा होगा, ये बात तय है। एकदम लिख के ले लीजिए कि जबरदस्त हंगामा रहने वाला है। सरकार जो है सदन के अंदर चर्चा की, जो खेल बीजेपी दिल्ली में खेल रही है वही खेल यहां पर जेएमएम खेलेगी, कांग्रेस खेलेगी, ये बात तय है। मुद्दों को लेकर के चर्चा बुलाई जाएगी, 100% कहा जाएगा कि भाई आप चर्चा करिए सदन के अंदर, बीजेपी वॉकआउट करेगी, समय व्यस्त होगा। ये अभी से एकदम लगभग मान करके चलिए कि ये क्लियर है। जैसे
1932 का विधेयक, इस पर सरकार बोलेगी कि आइए चर्चा कीजिए। बीजेपी और आजसू बोलेंगे कि इसमें चर्चा क्या करना है, ये पॉसिबल ही नहीं है, आप इस पर विधेयक लेकर के आइए। सरना आदिवासी धर्म कोड को लेकर के सदन जो है वो गर्म रहेगा। रोजगार के मुद्दे को लेकर के सदन जो है वो गर्म रहेगा। भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के सदन जो है वो गर्म रहेगा। संथाल में डेमोग्राफी चेंज करने की जो आरोप बीजेपी लगातार लगाती रही है, उसको लेकर के सदन गर्म रहेगा। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं बीजेपी के पास जिसको लेकर के वो सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। वहीं सरकार अपने विकास कार्यों को लेकर के बीजेपी से अपील करेगी कि वो आकर के सदन में चर्चा करे, और सरकार बोलेगी कि हम तो जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसको लेकर के बहस चलती रहेगी, हंगामा चलता रहेगा। जी अनिकेत। लेकिन सबसे बड़ा दो मुद्दा अभी सामने आ रहा है, जो है धीरज साहू और हेमंत सोरेन को जिस तरीके से बार बार समन किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये दो मुद्दे काफी अहम होने वाले हैं और इसमें गर्माहट बढ़ जाएगी। हाँ बिल्कुल, इस बार यह बात तो लिख के ले लीजिए कि भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के शीतकालीन सत्र जितने दिन भी रहेंगे उतने दिन मामला गर्म रहेगा। देखिए, पहले दिन सदन के अंदर तो बहुत कुछ देखने को नहीं मिलेगा, सदन के बाहर, चूंकि पहले दिन शोकाभिव्यक्ति के बाद सदन का कार्रवाई स्थगित हो जाती है, लेकिन सदन के बाहर इतना तय है कि पहले ही दिन बीजेपी के विधायक सदन के बाहर धरने पर बैठेंगे। इसके अलावा ओबीसी आरक्षण का जो मुद्दा है, इसको लेकर के भी बीजेपी जो है वो हमलावर रहेगी। बहुत सारे पॉइंट्स हैं। देखिए, धीरज साहू के यहां जो छापा पड़ा है आईटी का, इसको लेकर के बीजेपी कांग्रेस को बहुत जबरदस्त तरीके से घेरेगी। चूंकि सरकार में शामिल है कांग्रेस, अभी तक कांग्रेस के तरफ से बहुत मुखर होकर के बयान नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कहते हैं कि वो उनका निजी संपत्ति है, निजी संपत्ति को लेकर धीरज साहू की तरफ से बयान आना चाहिए, ये पार्टी का मामला नहीं है। तो ऐसे में अब कांग्रेस के मंत्री, कांग्रेस के विधायक किस तरीके से धीरज साहू पर लगे आरोपों का जवाब देंगे, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। और ये भी आरोप लग रहा है कि जिस तरीके से इतने पैसे मिले हैं, कहीं ना कहीं इसे आने वाले चुनाव में खपाने की कोशिश की जाती, चुनाव के जो परिणाम है उसे बदलने का आरोप लगाया जा रहा है कि इस पैसे का इस्तेमाल वहां पर किया जाता, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस पर गिरती हुई नजर आ रही है। इसलिए उनके जो बड़े नेता है वो बचते हुए नजर आ रहे हैं इस पर बयान देने से। ये तो सच है, ये बिल्कुल सच है। देखिए, कांग्रेस साहू जैसे, धीरज साहू जैसे जो नेता हैं, झारखंड में कांग्रेस को चलाने वाले नेता हैं। एक बात ये क्लियर है, एक बात समझिए कि मुद्रा के बिना कोई भी पार्टी आगे नहीं चल सकती। हर पार्टी को पीठ पर किसी उद्योगपति या किसी पैसे वाले का हाथ चाहिए। आप समझिए इस बात को। सीपीआई जैसी पार्टी जो एक समय पूरे देश में सबसे ज्यादा थी, सबसे ज्यादा मतलब सीटों के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, जमींदारी प्रथा के खिलाफ आंदोलन करते हुए सीपीआई आगे बढ़ी। पूरे देश में सीपीआई के नेता सबसे ज्यादा थे, लाल झंडा लहराता था। लेकिन सीपीआई का प्रदर्शन चुनावों में, कुछ राज्यों को महज छोड़ दें तो बहुत जबरदस्त नहीं था, और समय के साथ सीपीआई का यह प्रदर्शन और नीचे गिरता गया और नीचे गिरता गया, नीचे गिरता गया। क्यों? क्योंकि सीपीआई जैसी पार्टी पैसों को अहमियत, जो बेस था सीपीआई का, पैसों को अहमियत नहीं देता था। अब की सीपीआई और तब की सीपीआई में जमीन आसमान का अंतर था। तो हर पार्टी को आगे बढ़ने के लिए एक फाइनेंसर की जरूरत होती है। धीरज साहू जैसे नेता सिर्फ झारखंड में ही नहीं, छत्तीसगढ़ और बाकी कई राज्यों में भी कांग्रेस के बहुत बड़े फाइनेंसर्स में से एक हैं। तो धीरज साहू जैसे नेता का पीठ से हाथ हट जाना कोई भी पार्टी नहीं चाहिए। बीजेपी ने इस बार जो वार किया है, बीजेपी ने धीरज साहू को पकड़ा है, आईटी का जो छापा है, तो बीजेपी समझ गई है कि अब धीरज साहू पर हमलावर होंगे तो कांग्रेस के साथ ये समस्या है कि वो बहुत मुखर होकर कुछ बोल भी नहीं सकती, क्योंकि बहुत मुखर होकर अगर बोलेगी तो धीरज साहू जैसे नेता को पार्टी से हटा देना वो अफोर्ड नहीं कर सकती। मतलब यूं समझ लीजिए कि छाती पर पार्टी एक आध टन का बोझ रखेगी तभी धीरज साहू जैसे नेता को पार्टी से हटा सकती है। खानदानी वो कांग्रेस ही रहे हैं ना। और दूसरी चीज, बीजेपी इसको लेकर के बहुत ज्यादा हमलावर रही है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा चुप्पी भी बरतेगी तो जनता पर गलत मैसेज जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत पावरफुल है। बीजेपी ने इस मामले को लेकर के, आपने देखा कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा हमलावर रही है बीजेपी।
तो ये तमाम पॉइंट्स हैं, इसको लेकर के हमलावर रहने वाली है बीजेपी, ये तो तय है। देखिए अनिकेत, अब तो सदन की रणनीति में ही पता चलेगा, सदन के अंदर ही पता चलेगा कि सदन कितना गर्म रहने वाला। जी अनिकेत। जी अभिषेक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर चर्चा करने के लिए। तो आपको बता दें, विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 तारीख से शुरू होने वाला है, जिसको लेकर के बैठकों का दौर शुरू हो गया है, जहां पर एक तरफ विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से बैठक की जा रही है, समीक्षा की जा रही है सुरक्षा को लेकर के, वहीं सत्ता पक्ष भी बैठक करने वाली, जिसके ठीक बाद यहां पर बीजेपी भी विधायक दलों की बैठक करेगी। कहीं ना कहीं इस बार जो शीतकालीन सत्र है वो काफी गर्म होने वाला है।